हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 114 डेली फार्मा एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो ये सारे ही आपके डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर टेल्क इज़। तो टेल्क के लिए केमिकल फार्मूला क्या रहता है? तो टेल्क की बात करूँ तो ये बेसिकली एक प्योरीफाइड नेचुरल हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, एंड इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट भी प्रेजेंट होता है। तो इसका फार्मूला जो है वो रहता है 3MgO4SiO2.4H2O। तो ये इसका केमिकल फार्मूला रहता है टेल्क का। सो टेल्क के यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। सो टेल्क के यूजेस की बात करूँ सो ये आपका यूज़ होता है एज अ बेस फॉर डस्टिंग पाउडर। ठीक है, डस्टिंग पाउडर्स के लिए एज अ बेस यूज़ होता है। एज अ लुब्रिकेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है टेबलेट मेकिंग में। फिल्टरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। बाकी इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं 3MgO4SiO2.H2O। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क फाइबर कंटेन्स केमिकल कंस्टेंट नोन एज। तो सिल्क फाइबर में कौन सा केमिकल कंस्टेंट प्रेजेंट होता है? तो सिल्क फाइबर जो है इट कंटेन्स फाइब्रोइन केमिकल कंस्टेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इस सिल्क फाइबर की बात करते हैं। सो सिल्क फाइबर क्या है? सो सिल्क फाइबर ये ऑब्टेन होता है आपका, सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम cocoons of Bombyx mary, obtains from cocoons of Bombyx mori। ठीक है, जो कि एक मलबेरी सिल्क वॉर्म होता है। एंड इसकी फैमिली की बात करूँ सो फैमिली इसकी रहती है बॉम्बीसिडे, बॉम्बीसिडे। सो ये इसकी फैमिली रहती है सिल्क फाइबर की। यहीं पे इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करें तो ये इसमें प्रेजेंट होता है आपका फाइब्रोइन। एंड फाइब्रोइन जो है ये आपका हाइड्रोलाइज होने के बाद पे आपका एक अमाइनो एसिड देता है। एंड ये अमाइनो एसिड कौन सा होता है? इट इज़ ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ठीक है, इसमें अमाइनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन एंड एलेनिन, जो कि फाइब्रोइन की हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिलता है। बाकी इसके यूजेस की बात करूँ तो सिल्क फाइबर जो है वो आपका डिफरेंट स्टीचर्स की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आपकी सीप्स हो गई या लिगेचर्स हो गए, तो इन सभी की प्रिपरेशंस में जो है वो आपका सिल्क फाइबर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन। तो सिग्नेचर पार्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन का, डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन के। तो उसमें से जो सिग्नेचर पार्ट है ये आपका कंटेन करता है डायरेक्शन फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए जो भी डायरेक्शन दी जाती हैं वो आपकी सिग्नेचर पार्ट में रहती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका रिटन ऑर्डर रहता है। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो भी आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक रिटन ऑर्डर दिया जाएगा मेडिसिन के लिए। सो वो आपका कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन। सो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। तो इसमें आपकी डेट आ जाती है, बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है पेशेंट की, जिसमें उसका नाम आ जाता है, एज, जेंडर या एड्रेस आ जाता है पेशेंट का। उसके बाद जो आपके मेन पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपका आता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो सुपरस्क्रिप्शन जो है वो आपका सिंबल RX से डिनोट किया जाता है। ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो RX टर्म, इसके ऊपर तो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, इसका क्या मीनिंग रहता है। तो ये सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो RX का मीनिंग क्या रहता है? RX मीन्स यू टेक, और यू कैन से टेक दो। ठीक है, ये दोनों ही टर्म्स से जो है वो क्वेश्चन बनता है। यू टेक एंड टेक दो, दीज आर द मीनिंग ऑफ RX विच इज़ अ लैटिन वर्ड। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या रहता है? तो इंस्क्रिप्शन में आपकी जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है, ठीक है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसकी नेम एंड क्वांटिटी,
ठीक है। बेसिकली मेडिसिन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी इंस्क्रिप्शन में आएगी, एंड इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देन इंस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट पार्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपकी डायरेक्शंस होती हैं, दीज आर द डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। ठीक है, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्शन टू डिस्पेंसर, जो भी मेडिसिन को डिस्पेंस करेगा। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस रहेंगी मेडिसिन को प्रिपेयर करना, प्रिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना और डिस्पेंस करने के लिए। देन इसके नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सिग्नेचर, जो कि आपकी पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती हैं रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन आपकी रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। देन उसके बाद में आपका जो प्रिस्क्राइबर होता है, डॉक्टर होता है, उसका सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी डिटेल्स एट द एंड आती हैं। तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिजिटलिस लीव्स इज। तो डिजिटलिस लीव्स में किस टाइप का स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है? तो डिजिटलिस कंटेन्स अनोमोसाइटिक स्टोमेटा। डिजिटलिस में किस टाइप का स्टोमेटा होता है? तो इट कंटेन्स अनोमोसाइटिक स्टोमेटा। एंड अनोमोसाइटिक स्टोमेटा को रेननकुलेशियस स्टोमेटा भी कहा जाता है। रेननकुलेशियस स्टोमेटा या फिर इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके दो गार्ड सेल्स रहेंगे अनोमोसाइटिक में, लाइक यहाँ पे आपके दो गार्ड सेल्स रहेंगे इस तरीके से, एंड इसके बाहर वाली साइड पे सब्सिडरी सेल्स होंगे डिफरेंट नंबर्स में। ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं होगा। जब फिक्स नंबर नहीं होगा तो दैट मीन्स इट इज़ अ अनोमोसाइटिक स्टोमेटा। इसके अलावा एनिसोसाइटिक स्टोमेटा की बात करूं तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा जो है ये आपका बेलाडोना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेलाडोना में प्रेजेंट होता है, दतूरा में प्रेजेंट होता है, स्ट्रामोनियम में प्रेजेंट होता है। सो ये आपके डिफरेंट एग्जाम्पल रहते हैं एनिसोसाइटिक स्टोमेटा के। एंड इसमें बेसिकली रहता क्या है, इसमें आपके दो गार्ड सेल्स रहेंगे, सिमिलर कंसेप्ट रहेगा गार्ड सेल्स का, टू गार्ड सेल्स, एंड इसके सराउंडिंग में तीन सब्सिडरी सेल्स रहेंगे। ठीक है, सब्सिडरी सेल्स फिक्स रहेंगे तीन, लाइक एक हो गया, दो हो गया, एंड एक और कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, तीसरा जो इसमें से रहता है वो स्मॉल रहता है बाकी दो के कंपैरिजन में। देन बात करूँ डायसाइटिक स्टोमेटा की, तो डायसाइटिक स्टोमेटा क्या रहता है? सो डायसाइटिक स्टोमेटा आपका पेपरमिंट में रहेगा। ठीक है, पेपरमिंट में, स्पीयरमिंट में एंड वेसाका में। ठीक है, वेसाका के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो वेसाका में आपका डायसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। डायसाइटिक स्टोमेटा में क्या कंडीशन रहती है? तो इसमें आपके दो गार्ड सेल्स रहेंगे, सेम सिचुएशन गार्ड सेल्स के लिए, एंड इसमें आपके सब्सिडरी सेल्स भी दो ही रहेंगे जो कि गार्ड सेल्स के 90 डिग्री पे रहेंगे, दैट मीन्स राइट एंगल पे रहेंगे। यहाँ पे आपके इस तरीके से दो गार्ड सेल्स, इसमें सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो सराउंड करेंगे दो गार्ड सेल्स को। देन बात करूँ पैरासाइटिक स्टोमेटा की, सो पैरासाइटिक स्टोमेटा मीन्स पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा इन्हें कहा जाता है, एंड ये आपका सेना में प्रेजेंट होता है एंड कोका में प्रेजेंट होता है। एंड इसमें आपके सिमिलर दो गार्ड सेल्स इसमें रहेंगे आपके, एंड दो गार्ड सेल्स जो हैं वो आपके सराउंड करेंगे दो ही सब्सिडरी सेल्स से, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है वो इनके पैरेलल में रहेगी। एक आ गया एंड यहाँ पे दूसरा, ये पैरेलली इसमें अरेंजमेंट जो है वो रहेगी। तो ये आपके डिफरेंट मेन जो टाइप्स के स्टोमेटा हैं इन्हीं के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयर्स रिएजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स। केमिकली मेयर्स रिएजेंट इज, सो मेयर्स रिएजेंट जो है वो आपका अल्कलॉइड की डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है, एंड इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहती है? तो इट इज़ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसमें आपको एम एंड एम से याद रखना है, एम फॉर मेयर्स एंड एम फॉर मर्क्यूरिक। सो मेयर्स रिएजेंट इज पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसके अलावा कुछ अदर रिएजेंट्स रहते हैं जो कि अल्कलॉइड्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक आ जाता है आपका ड्रैगन डॉर्फ्स रिएजेंट, जो कि आपका होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। ठीक है, ड्रैगन डॉर्फ्स रिएजेंट क्या रहता है? इट इज़ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। देन आता है आपका वेगनार्स रिएजेंट। ठीक है, एक आपका रहता है वेगनार्स रिएजेंट,
बैगनार्स रिएजेंट आपका रहता है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये आपका रहता है बैगनार्स रिएजेंट। देन आपका रहता है हैगर्स रिएजेंट, ठीक है, हैगर्स रिएजेंट आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है पिक्रिक एसिड का, इसमें आपका येलो कलर ऑब्टेन होता है, सो ये आपको मेन याद रखना है। देन एक टेस्ट अल्कोलॉइड में आपका म्यूरेक्साइड टेस्ट रहता है, जो कि आपका बेसिकली प्यूरिन अल्कोलॉइड्स के लिए रहता है, जैसे कि आपका कैफीन हो गया या टी हो गई, सो इनके लिए आपका म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपी इज। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अकॉर्डिंगली जो जीएमपी के साथ कौन सा शेड्यूल जो है वो रिलेटेड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ। तो ये आपका शेड्यूल रहता है शेड्यूल एम। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा बात करूँ शेड्यूल सी की, सो शेड्यूल सी में आपके बायोलॉजिकल, ठीक है, शेड्यूल सी में आपके बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। देन आता है आपका शेड्यूल वाई। सो शेड्यूल वाई जो है वो आपका बेसिकली न्यू ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यू ड्रग्स के इंपोर्ट के लिए जो भी परमिशन रिक्वायर्ड रहती है उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस होती हैं उनके बारे में ये रहता है, ठीक है। एंड ये आपका बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व जो भी ड्रग्स रहते हैं उनके रिगार्डिंग रहता है। तो जहाँ पे भी आपका क्लिनिकल ट्रायल्स वाली चीज़ें आ जाएंगी वो आपका शेड्यूल वाई में चला जाएगा। देन आता है आपका शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच जो है वो आपका सिंपली आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं वो आपके किस में आते हैं, शेड्यूल एच ड्रग्स में, ठीक है, शेड्यूल एच में। तो ये आपके डिफरेंट शेड्यूल हो गए। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ ऑथोरिटेटिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन सिस्टम्स आर स्पेसिफाइड इन द। तो जो भी आपकी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी तिब्बतन सिस्टम की जो बुक्स हैं उनके नाम्स जो हैं वो किस शेड्यूल में दिए गए हैं। तो ये आपके दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ये किस में, फर्स्ट शेड्यूल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की, तो जो आपका सेकंड शेड्यूल आता है इसमें आपके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं दैट आर टू बी complied with the imported drugs and by drugs manufactured for sale, sold, stock और exhibited for sale और distributed। तो ये आपका सेकंड शेड्यूल में आता है। देन शेड्यूल टी की बात करूँ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स की, तो शेड्यूल टी में आपकी जीएमपी दी गई है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, किसके लिए, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए। देन नेक्स्ट आपका पार्ट 16 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। सो पार्ट 16 जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग्स, जिसमें आपकी सिद्धा ड्रग्स भी आ जाएंगी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रासाइक्लिन्स इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग ऑन। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करके। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहता है। सो टेट्रासाइक्लिन बेसिकली आपका एंटीबायोटिक क्लास का ही एक ड्रग है, जिसके स्ट्रक्चर में जो है वो आपकी 4 साइक्लिक रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें कितनी, 4 साइक्लिक रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज रहती हैं, वो आपकी इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, सो टेट्रासाइक्लिन जो है वो आपका 30S राइबोसोम सब यूनिट में जो आपकी ए साइट होती है, ए साइट रहती है, दैट इज़ एक्सेप्टर साइट, उस एक्सेप्टर साइट पे अमाइनो असाइल, ठीक है, किसकी, अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए, अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए की अटैचमेंट को इनहिबिट कर देता है, कौन, टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन के बारे में अदर पॉइंट्स की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्डहुड के टाइम पे नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपका सेलेक्टिवली टेकन अप हो जाता है
बाय द ग्रोइंग बोन्स, एंड जिसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बोन के रिलेटेड हो सकते हैं। यहीं पे टेट्रासाइक्लिन की अगर मैं प्रोड्रग की बात करूं तो टेट्रासाइक्लिन का प्रोड्रग कौन सा है, तो इसमें आपका रोली टेट्रासाइक्लिन जो है वो आपका प्रोड्रग यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि ये आपका चिलेट की फॉर्मेशन कर देता है। सो ये आपके डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन से फ्रेम हुए हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ। सो विटामिन डी की वन इंटरनेशनल यूनिट जो है वो आपकी रहती है 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ कोले कैल्सीफेरोल के इक्विवेलेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन बात करूं विटामिन डी की। सो विटामिन डी जो है वो आपका एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो ए, डी, ई एंड के, ये चार जो हैं वो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं। एंड विटामिन डी का स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्टीरोल्स के रिलेटेड रहता है, एंड ये आपका एज अ हार्मोन की तरह भी फंक्शन करता है। सो विटामिन डी का स्टीरोल की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको स्टेरॉयडल विटामिन भी जो है वो कहा जाता है। बाकी विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म रहती है। सो इस एक्टिव फॉर्म को कहते हैं कैल्सीट्रायोल। दिस एक्टिव फॉर्म इज कैल्सीट्रायोल, जिसको 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल भी से कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन डी का एक अनदर नाम रहता है, दैट इज़ एंटी रैकेटिक विटामिन। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड इसकी डेफिशिएंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो आपका रिकेट्स कोज कर देती है, जो कि आपका बेसिकली चिल्ड्रंस में देखा जाता है, बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। एंड ऑस्टियोमेलेशिया ये आपकी बोन्स की ही कंडीशन है, तो ये आपकी अडल्ट्स में रहती है, एंड रिकेट्स जो है वो आपका चिल्ड्रंस में रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग स्टोर इज। तो ड्रग स्टोर के लिए साइट सिलेक्शन क्या रहती है? इंपॉर्टेंट डिसीजन, इररिलेवेंट डिसीजन, इनसिग्निफिकेंट और ऑल ऑफ देम। सो ड्रग स्टोर की जो साइट सिलेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। ठीक है, सो ड्रग स्टोर में अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है, अच्छी सेल के लिए जो है वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आपकी एग्जैक्ट साइट कहाँ पे है आपके ड्रग स्टोर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ड्रग स्टोर हॉस्पिटल के एकदम नज़दीक होगा, देन वहाँ पे आपकी सेल जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर किसी ऐसी जगह पे आपका मेडिकल स्टोर होगा जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, या फिर थोड़ा दूर हॉस्पिटल है, तो वो भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज होगी कि वहाँ पे सेल या कस्टमर जो है वो प्रेफर करेगा डायग्नोस होने के बाद कि जो भी नज़दीकी ड्रग स्टोर है वहाँ से वो मेडिसिन ले जाए। तो ये आपका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो रहता है। बाकी एक शेड्यूल इसमें आता है, शेड्यूल एन। ठीक है, शेड्यूल एन रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जिसमें आपका लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट की। ठीक है, मिनिमम इक्विपमेंट की फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी। सो वो आपकी दी गई है। इसके अलावा आपका जो रिटेल सेल ड्रग स्टोर है वो उसके लिए एरिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना एरिया होना चाहिए। तो इसका एरिया 10 स्क्वायर फीट जो है वो मिनिमम एरिया जो है वो रिटेल ड्रग स्टोर का होना चाहिए। सो ये कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।